हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीपीसीटी एग्जाम मैराथन में। तो आज की जो सीपीसीटी एग्जाम मैराथन की क्लास है हमारी, जो पार्ट 14 नंबर है, तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो मैंने आपको बताया था 500 से 600 एमसीक्यू यानी कि वन लाइन क्वेश्चन है, जो कि सीपीसीटी एग्जाम में इसी में से सारे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। और मतलब कि 80% क्वेश्चन इस 600 एमसीक्यू यानी कि वन लाइन क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो मैं हो सकता है ये वीडियो 1 घंटे या 1.5 घंटे का बने, तो आप 100 क्वेश्चन यानी कि थोड़ी देर रुक कर 100 क्वेश्चन देख लें, उसके बाद वीडियो को रोक दें, अगले दिन देख लें या फिर 2 घंटे या 3 घंटे बाद देखें। एक साथ पूरा वीडियो नहीं देखें 1 घंटे का। आप एक काम करें, कॉपी में नोट डाउन कर लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लेकर 100 क्वेश्चन को, यानी कि 4 दिन में आप 500 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम अलग अलग वीडियो ना बनाने की बजाय हमने एक साथ यह पूरा वीडियो बनाया है, जो कि 1.5 या 2 घंटे का बनेगा। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि आप 100 या 150 क्वेश्चन को देखें, उनको लिख लें, पहले उनको याद कर लें, क्योंकि कॉपी भरने का कोई मतलब नहीं है। आप 100 या 150 क्वेश्चन लिखें और उनको याद कर लें। तो यहाँ पर लिखा है जबलपुर हाई कोर्ट 2021 जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपके 600 एमसीक्यू है, 500 एमसीक्यू हैं, जो आपके वन लाइन क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इनको आपको समझाते चलूँगा और आंसर इसी में है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है 600, वो आपको आगे यानी कि इन फ्यूचर भी बहुत काम आने वाले हैं। आप हाई कोर्ट से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आएगी, तो आपको यह क्वेश्चन बहुत फ़ायदा रहेगा आपको इन क्वेश्चन से। तो आप इनको याद कर लें, इसके बाद आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो 14-13 यूनिट इससे पहले पढ़ी है हमारी कंप्यूटर की, वो सारी यूनिट आप अच्छे से याद कर लें, कॉपी में नोट डाउन कर लें, और उसके बाद ये 500 एमसीक्यू को पढ़ लें। और इसके बाद आप कंप्यूटर के इंटरनेट पर जाकर कोई से भी सेट पेपर लगा सकते हो। तो आपके अप्रॉक्स 100 में से 80 नंबर या फिर 50 नंबर का यदि आप सेट पेपर लगाते हो, तो मेरी गारंटी आपके 42, 45 या 48 नंबर आएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे बिना टाइम गवाते हुए। तो ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी थी आपको कि किस तरीके से तैयारी होती है सीपीसीटी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से आपकी पूरी रणनीति तैयार करना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। तो वो डिस्कशन मैं बाद में करूंगा। शुरू करता हूं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार हुआ था, जो कि किसने करा था? जॉन केमी के द्वारा। देखो, तो आप इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, कहना कि एक बेसिक भाषा थी, तो जॉन मतलब बेसिक भाषा को आविष्कार करने के लिए एक व्यक्ति ने पूरी जान लगा दी थी अपनी, ठीक है, पूरी तरीके से जान लगा दी थी। तो इसलिए इसका नाम क्या है? जॉन जी कीमी द्वारा, है ना। तो 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार हुआ था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बेसिक कंप्यूटर का भाषा आविष्कार कब हुआ? तो कब हुआ? 1964 में। किसके द्वारा किया गया? तो जॉन जी कीमी द्वारा, है ना। तो पूरी जान लगा दी थी, तो आपको जान लगा दी से याद रखना है कि जॉन जी कीमी द्वारा हुआ था। चलो, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि रैम एक मुख्य मेमोरी है, ठीक है। रैम कौन सी मेमोरी? आपकी मुख्य मेमोरी। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी आपकी, तो हार्ड डिस्क कौन सी आपकी? सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी है, ठीक है। हमने ये मेमोरी वाला पार्ट से पढ़ा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। डाउट्स क्लियर होते चलेंगे आपके कि रैम हमने पढ़ा है, रैम पढ़ा है, रोम पढ़ा है, ठीक है, हार्ड डिस्क पढ़ा है, फ्लैश मेमोरी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्यूटर यूनिट की जो शायद 3rd यूनिट थी उसमें मैंने आपको क्लियर करा था, प्रिंटर के बाद टाइप्स ऑफ मेमोरी में। उसमें मैंने बताया था आपको कि रैम क्या होती है, ठीक है। चलो, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो आंसर लिख लेना आप, है ना, कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो मुख्य मेमोरी है? तो कौन सी? आपकी रैम। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कि जॉन जी कीमी द्वारा विकसित की गई है? तो कौन सी है? आपकी बेसिक। और कब की गई? 1964 में। आप तो केवल बस ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर भले अलग से मत लिखिए, आपको पूरा याद होना चाहिए क्वेश्चन, आंसर नहीं, केवल पूरा ये याद होना चाहिए कि 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा आई थी, उसको जॉन जी कीमी द्वारा आविष्कार की गई थी। चलो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर। क्या ना, आप जो टाइपिंग करते हो सामने, तो टाइपिंग किससे देख के करते हो आप? मॉनिटर से। तो आप जो भी कोई भी इंस्ट्रक्शन दोगे कीबोर्ड से, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है, तो मॉनिटर क्या होता है? आपका आउटपुट डिवाइस। ये तो बेसिक क्वेश्चन आप सभी को पता है। चलो, यहाँ पर देखते हैं नोट्स में डेटा ट्रांसमिशन की गति लगभग कितनी होती है? 10 Mbps। अब Mbps का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म Mbps का मतलब होता है मेगाबाइट पर सेकंड, ठीक है। क्या होता है? मेगाबाइट पर सेकंड। नोट्स में डेटा ट्रांसमिशन यानी कि एक नोट्स में, यानी कि आपका जो नोट्स होते हैं उसमें डाटा ट्रांसमिशन यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसकी गति लगभग कितनी होती है? 10 मेगाबाइट पर सेकंड, ठीक है।
मतलब 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB जाने में कितना सेकंड लगता है, वो पर सेकंड लगता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इंफ्रारेड लाइन का। किसका, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, तो इंफ्रारेड लाइन का। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपको सेट पेपर में भी देखने को मिलेगा और CBSE एग्जाम में भी बहुत बार पूछ लिया है। और हाँ, एक बात मैं जिन पर स्टार लगाने का बोलूँ, उन क्वेश्चन के सामने स्टार लगा लीजिए जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं, सेट पेपर में भी बहुत बार आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो शुरू से बताता हूँ मैं आपको। एक रैम मुख्य मेमोरी, इस पर स्टार लगा लीजिए। कंप्यूटर प्राथमिक आउटपुट डिवाइस, इस पर लगा लीजिए आप स्टार। ठीक है, यहाँ पर इंफ्रारेड लाइन वाला यानी कि 5th नंबर का क्वेश्चन, इसमें लगा लीजिए आप। ओके, यहाँ पर किसी नेटवर्क का बैंडविड्थ डाटा ट्रांसमीटर रेट, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। किसी नेटवर्क का बैंडविड्थ है, डाटा ट्रांसमीटर रेट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मॉडेम फोन लाइन के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो फोन लाइन के साथ कनेक्ट की जाती है, तो कौन सी आपकी, मॉडेम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया, इस पर भी स्टार लगा लीजिए आप। तो OSI मॉडल, चलो एक काम करो, इसमें सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 600 MCQ सारे इंपॉर्टेंट है, किसी पे भी स्टार लगा सकते हो आप। मैं क्योंकि हर क्वेश्चन पढ़ूंगा और हर क्वेश्चन में यदि बोलूँगा कि इस पे स्टार लगा लो, इस पे लगा लो, तो वो सारे ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड ही इसमें नोट किए हैं अलग से। बहुत मेहनत लगी मुझे और ये सारी चीज़ें मुझे याद है, तो मेरी कोशिश यही है कि आप सब भी इनको याद कर लें, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स से पास हो, बहुत अच्छे नंबर लेके आओ। तो सारे क्वेश्चन आप तो इम्पोर्टेंट ही समझिए, किसी पे अलग से स्टार मत लगाओ। तो ये जैसा 8 नंबर का हमने OSI मॉडल पढ़ा था, तो OSI मॉडल नेटवर्क लार्ज पर राउटर ऑपरेट करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि OSI मॉडल नेटवर्क लार्ज पर राउटर ऑपरेट करता है। चलो यहाँ पर देखते हैं नेटवर्कों को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, नेटवर्कों को क्या बोलते हैं, हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन है। प्रोग्राम एक कंप्यूटर के रोम के हिस्से में रहता है, फर्मवेयर के अंदर। मैंने बताया था आपको कि जब भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं तो फर्मवेयर के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, बायोस के माध्यम से। अगला हमारा है कि एक फाइल प्रबंधक कंप्यूटर प्रोग्राम है ना। क्या है हमारा फाइल प्रबंधक, क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। NEFT इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित है। ठीक है, NEFT, यहाँ पर NEF कर लेना है ना। NEFT इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित है, E की जगह F कर लेना आप। यहाँ पर क्या कर लेना आप, F। ठीक है, NEFT इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का। डिक्लेयर्ड पिक्सल के विकर्ण के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। ठीक है, डॉट पर इंच कर लेना इसको, DPI। द पिक्सल के विकर्ण के बीच की दूरी को डॉट पर इंच कहते हैं, या डॉट पिच भी बोलते हैं, उसको 2 नाम से बोल सकते हैं। चलो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है कि बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है किसको, DRAM को। ठीक है, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन की ऐसी कौन सी मेमोरी जिसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, तो कौन सी है, वो आपकी DRAM। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका CPU का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है हमारा, सहायक मेमोरी CPU का भाग नहीं है। देखो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने जो 13 यूनिट करी है उसमें सब कुछ पढ़ा है, जैसे HLL, MLL, यानी कि मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, इसमें क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपको पता है। एक बार आप इन 600 MCQ को पढ़ने से पहले आप वो 13 यूनिट को एक बार रीड कर लें। यदि ये क्वेश्चन उन्हीं को समझ बैठेगा या उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने वो 13 यूनिट बहुत अच्छे से याद करी है, समझी है, वीडियो को रोक रोक के देखा है, 2 बार देखे हैं, कॉपी में नोट डाउन करे हैं, याद करें अपनी पूरी ईमानदारी होनेस्टी के साथ, उन्हीं को ही ये 600 क्वेश्चन समझ में आएंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं, वरना सब हवा में जाएगा, सर के ऊपर से जाएगा। इसलिए मैंने आपसे 2 या 3 दिन आपको वीडियो नहीं डाला है, तो मेरा आपसे एक बार फिर यही रिक्वेस्ट है कि आप इन 600 क्वेश्चन को देखने से पहले वो 13 यूनिट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, याद कर लें, उसके बाद ही इन 600 क्वेश्चन पर आए। ठीक है, यहाँ पर अबेकस की खोज कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि अबेकस की खोज कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। पंचकार्ड का, ये थोड़े जीके क्वेश्चन है कंप्यूटर के, जो कि मैंने अलग से निकाले हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आपके कंपटीशन एग्जाम यानी कि आप MP पुलिस, हाईकोर्ट या जो भी SI या पटवारी की तैयारी करते हैं, तो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, पंचकार्ड का आविष्कार हेमन होलरिथ ने की थी। ठीक है, किसने करा था, पंचकार्ड का आविष्कार हरमन हेलरिथ ने की थी। 31 नंबर का क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है गणना करना होता है। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा की गणना करना होता है। CPU का भाग नहीं है, तो क्या नहीं है, CPU का भाग आपका डिस्क ड्राइव CPU का भाग नहीं है, क्योंकि ये बाहर से लगा होता है, इसलिए यह मदरबोर्ड पर नहीं लगा होता है, अलग से लगा होता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, बाहरी भाग या CPU का भाग
नहीं है। कौन है? डिस्क ड्राइव। इंटरनेट की शुरुआत देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी इंटरनेट की शुरुआत? 15 अगस्त 1995 में हुई थी। रिसाइकल बिन को ही ट्रेस बोला जाता है, यानी कि जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं तो कहाँ पर जाती है? हमारी रिसाइकल बिन में। उसको क्या बोला जाता है? ट्रेस, ठीक है। मल्टीटास्किंग क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि विंडोज़ है, मैंने आपको बताया था विंडोज़ क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, यानी कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 30, विंडोज़ एक्सपी, विंडो बहुत सारी विंडो अभी तक आ गई है मार्केट में। विंडोज़ 30 भी चालू हो गया अब तो मार्केट में। तो हमारे पास जो कोचिंग में है वो कौन से हैं? विंडोज़ 7 है। तो उसी को ही मल्टीटास्किंग बोलते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारा? एक मल्टीटास्किंग विंडोज़ होता है। विंडोज़ 3.0 देखो, मैंने बताया था आपको विंडोज़ एक्सपी आया था, उसके बाद विंडोज़ 3.0 आया था। वो कब आया था आपका? 1990 में आया था। यूनिक्स एक मल्टी यूज़र है, ठीक है, यानी कि मल्टी यूज़र मतलब बहुत से लोग एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं यूनिक्स पे, इसलिए इसको क्या बोला है? मल्टी यूज़र। यूज़र मतलब चलाने वाला, मल्टी मतलब एक साथ बहुत। तो यूनिक्स क्या है? हमारा एक मल्टी यूज़र है। तो लिनक्स हर एक कंप्यूटर पर चल सकता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखो लिनक्स जो होता है हमारा, ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो लिनक्स क्या होता है हमारा? एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये क्या हर कंप्यूटर पर चल सकता है। यूनिक्स एक मल्टी यूज़र होता है। विंडोज़ मल्टीटास्किंग होता है, यानी कि यूनिक्स देखो मल्टी यूज़र मतलब बहुत से लोग एक साथ मिलकर काम चला सकते हैं। और विंडोज़ मल्टीटास्किंग मतलब क्या? मतलब एक टास्क दे दिया, टेली चालू कर लिया और उसके बाद टाइपिंग मास्टर भी चालू कर लिया, MS वर्ड भी चालू कर लिया। तो ये होता है मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ बहुत टास्कों को या बहुत से टास्क पर एक साथ काम करना है, इसको हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। और मल्टी यूज़र मतलब क्या? एक ही सिस्टम पर बहुत सारे यूज़र काम कर रहे हैं। चलो, मैक क्या होता है? मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आपको याद है या नहीं है? मुझे तो याद है कि मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टोश। मैंने आप सभी को बताया था कि क्या क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने प्रकार के होते हैं। विंडोज़ का अलग होता है, एंड्रॉइड का अलग होता है। सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको 13 यूनिट में कंप्लीट कराई है। आप ध्यान से यदि इन चीज़ों को रोक कर या वीडियो को पोस्ट करके यदि देखोगे, लिखोगे, समझोगे कि क्या चीज़ें हैं, तो सब चीज़ें आपको 13 यूनिट में मिल जाएगी। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मैग्नेटोस केवल एप्पल में बने प्रोडक्ट पर ही रन होता है। स्टीव जॉब्स इसके फाउंडर थे, ठीक है। एप्पल के फाउंडर कौन थे? स्टीव जॉब्स। MS DOS किसका उदाहरण है? तो विंडोज़ का। देखो यहाँ पर आ गया, MS विंडोज़ का उदाहरण है। MS विंडोज GUI लाए थे, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म मुझे याद है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो MS विंडो और MS DOS, यहाँ पर क्या आएगा आपका? MS DOS, ठीक है। MS विंडोज़ में क्या GUI आए थे, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको थोड़ा समझ लो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। यहाँ पर जैसे ये टाइपिंग मास्टर है, तो यहाँ पर लिखा भी है कि टाइपिंग मास्टर और उसका लोगो इस तरीके से बना भी होगा। यानी कि जिस बंदे को इंग्लिश पढ़ते नहीं आती है, तो आपको यदि एक बार बता दिया उसको कि भाई जो आप लैपटॉप चालू करोगे, रेड कलर की जो 2 लाइन आएगी लंबी लंबी, उसका लोगो, यानी कि आप बोल दोगे कि उसका लोगो इस तरीके से है, कल जाकर वापस तेरे को इसी लोगो पर जाकर क्लिक करना है। तो ये क्या हो गया आपका? CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। और GUI क्या हो गया कि यानी कि लोगो भी और उसके साथ नाम भी। तो ये हो गया आपका GUI। यहाँ पर विंडोज़ 7 या फिर विंडोज़ जो भी आप लेटेस्ट वर्जन है, वो सब कौन से हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि आइकन्स भी रहेगा और उसका नाम भी रहेगा। जैसे ये कंप्यूटर है तो उसका आइकन्स भी है और नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे टाइपिंग मास्टर है तो टाइपिंग का लोगो भी है और नाम भी है। तो ये क्या होता है आपका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CUI क्या होता है? केवल कैरेक्टर, यानी कि नाम लिखा रहता था और लोगो नहीं था पहले। जैसे यहाँ पर टाइपिंग मास्टर प्रो, तो यहाँ पर केवल नाम लिखा रहता था और इसका लोगो नहीं रहता था। तो काफ़ी दिक्कतें आती थी, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था वो उन चीज़ों को पढ़कर ओपन नहीं कर सकता था। इसलिए क्या आया? हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया। तो ध्यान रखना कि MS विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और MS DOS क्या है? CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था, ठीक है। अब उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स से बनाया गया है। देखो पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था? हमारा लिनक्स। और अब मार्केट में कौन सा आ गया है? नया उबंटू, ठीक है। 46 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, उबंटू का प्राइमरी संस्करण जीनोम है। ये केवल याद रखो, इतना अंदर डीपली में नहीं पूछता है कि उबंटू एक प्राइमरी संस्करण जीनोम है, ठीक है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम 3 कंट्रोल बटन होते हैं। कितने होते हैं? 3 कंट्रोल बटन होते हैं। नेविगेटर एक वेब ब्राउजर होता है। ध्यान रखना, नेविगेटर क्या होता है? एक वेब ब्राउजर होता है। सर्वर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। सर्वर के पास इंफॉर्मेशन होती है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना कि सर्वर क्या होता है? एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। सर्वर के पास ही सारी जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन होती है। सर्वर क्लाइंट में सर्वर मॉडल होता है।
देखो सर्वर क्लाइंट में क्या होता है, सर्वर मॉडल होता है। अब सर्वर यदि मैं बोल रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वर क्या चीज़ होती है। हमने पढ़ा था नेटवर्किंग डिवाइस में सर्वर क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि कोई हमारी मदद कर रहा है तो हम एक सर्वर के माध्यम से ही कनेक्ट हो पाते हैं, तो उसी को सर्वर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर 50 नंबर का जो क्वेश्चन है कि सर्वर क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 51 नंबर का। इसमें तो 3 स्टार 2 स्टार 4 स्टार जितने स्टार लगाना आपको लगा सकते हो। यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि प्रथम पीढ़ी में जो है क्या यूज़ होता था, तो प्रथम पीढ़ी में आपका यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में क्या यूज़ होता था आपका ट्रांजिस्टर, ये सब यूज़ होते थे। मतलब तीसरी पीढ़ी में क्या यूज़ होता था आपका आईसी चिप, और चौथी पीढ़ी में क्या होता था आपका माइक्रो प्रोसेसर, और पाँचवीं पीढ़ी में क्या होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ए और आई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि प्रथम पीढ़ी में कौन सी यूनिट का यूज़ किया गया था, या फिर कौन सी चिप का यूज़ किया गया था, या फिर किस चीज़ का यूज़ किया गया है जिससे कंप्यूटर बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जिसका। तो प्रथम पीढ़ी में किसका यूज़ किया था हमने, वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी पीढ़ी में किसका यूज़ किया था, ट्रांजिस्टर का। तीसरी पीढ़ी में हमने आईसी चिप का। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यानी कि सीपीयू का। और पांचवी पीढ़ी में किसका कर रहे हैं हम अब, ईआई का यानी कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन हो गए। तो एक बार हम क्या करते हैं, 50 क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और लिख लो और याद कर लो। इसके आगे का वीडियो आप अगले दिन यानी कि नेक्स्ट दिन देखना। पहले 50 लिख लेना और देख लेना। चलो 50 तो बहुत कम हो गया, हम और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे 100 क्वेश्चन करते हैं जब जाके हमारा कवर होगा। चलो 51 क्वेश्चन हो गया आपका, 52 क्वेश्चन। तो हमने जो लेयर पढ़ी थी 7 लेयर, ठीक है, ओएसआई मॉडल की 7 लेयर, तो उसमें ये क्वेश्चन आ गया आपका 52 क्वेश्चन की एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर किस डिवाइस पर काम करते हैं। तो किस पर काम करते हैं, आपकी गेटवे लेयर पर काम करते हैं। गेटवे काम करता है इनका चारों लेयर पर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पर कौन काम करता है, हमारा गेटवे काम करता है। 53 क्वेश्चन जो है आपका नेटवर्क लेयर से है कि नेटवर्क लेयर पर राउटर और स्विच काम करते हैं। कौन काम करता है हमारा नेटवर्क लेयर पर, राउटर और स्विच। 53 क्वेश्चन नंबर ध्यान देना है ना। तो देखो भैया, जिसको नींद आएगी, जो झपकी लेगा या फिर जो आलस करेगा, तो जो आलस करता है या जिस तरीके से मेहनत करता है उसका रिजल्ट भी ठीक उसी तरीके से आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक ही दिन में सब कुछ पढ़ना है, याद करना है। मेरी आपसे यही विनती है कि कैसे भी करके किसी भी तरीके से आप ये इन 600 MCQ को याद कर लो। यदि CBCT एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है तो, या फिर आरजी करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं किसी को इतना प्रेशर नहीं करता हूँ। सफलता आपके हाथों में है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। यदि आपके अंदर करने की जिज्ञासा है या आपको करना है तो आप खुद उन चीज़ों को करोगे। मेरे बोलने से या ना बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये स्कूल लाइफ नहीं है कि मैं आपसे अगले दिन आके पूछूं कि क्यों भाई तुमने याद करा, याद करके बताओ। ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि आप उस एज में आ गए हो जहाँ पर आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, केवल बोलने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपके अंदर समझ होना चाहिए कि यदि सामने वाला बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा। चलो मोटिवेट करना मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मोटिवेट जब तक सामने वाला बोलता है तभी तक हम मोटिवेट होते हैं। उसके बाद तो हम यदि एडवांस पेयर में निकल गए, 4x4 के कमरे से बाहर यदि निकल गए तो वो चीज़ें हम सब भूल जाते हैं, और फिर हम हमारी जो असल ज़िंदगी चल रही थी ठीक वही ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि भैया यदि CBCT एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मैं जो बोल रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़ते चलिए, बस इतना ही, बाकी सब चीज़ें भूल जाइए। तो यहाँ पे 53 क्वेश्चन जो नंबर है कि नेटवर्क लेयर पर राउटर और स्विच काम करते हैं, ठीक है। नेटवर्क लेयर पर राउटर और स्विच काम करते हैं। डाटा लिंक लेयर पर स्विच और ब्रिज काम करते हैं। फिजिकल लेयर पर हब और रिपीटर काम करते हैं। BCD, यहाँ पर BCD का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो BCD का फुल फॉर्म क्या है आपका, बाइनरी कोड डेसिमल। क्या है आपका BCD का, बाइनरी कोड डेसिमल। अब 56 क्वेश्चन जो आपके हो गए हैं, हम चलते हैं 57 नंबर पर क्वेश्चन पर। देखो इनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे पास लिखी है पहले से। यहाँ पर देखो यार, थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैंने आपको 8 नंबर के बाद सीधा 20 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा दिया था, सॉरी। तो चलो इधर पढ़ लेते हैं हम। OSI मॉडल 1979। यहाँ पर देखो 8 के बाद आपको क्या लिखना है, 9 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, सॉरी। तो आपको 8 नंबर के बाद 9 ही नंबर डालना हो, इन चीज़ों को समझना है, उसके बाद इन चीज़ों को लिखना है 8 के बाद 9 नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पर OSI मॉडल 1979 में विकसित की गई थी, जो हमने लेयर पढ़ी थी 7, ठीक है। प्रोग्राम की पहली भाषा कौन सी थी, फोर्ट्रॉन थी। प्रोग्राम की पहली भाषा कौन सी थी,
प्रोटॉन। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार सन माइक्रो सिस्टम है। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है। यूनिक्स का विकास 1959 में हुआ था। यूआरएल एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है, जो कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ऑस्ट्रेलिया देश का डोमेन नेम क्या है? .at। ध्यान रखना है आपको। गैर लाभकारी डोमेन नेम क्या है? .ऑर्गेनाइजेशन। OR का बनता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर जो सरकारी लाभकारी होते हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है? .org। व्यवसायिक संस्थान का क्या होता है? .com, यानी कि जो आप कंप्यूटर पर चलाते हो कुछ संस्थान व्यवसायिक यानी कि व्यापार जब चलाते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या मिलता है आपको? .com। लाभान्वित व्यापार का क्या होता है? इसका भी वही होता है .com। सबसे पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर कौन सा है? मोजाइक, यानी कि आप फायरफॉक्स चल रहे हैं, क्रोम चल रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बहुत से जो नेट के माध्यम हो गए चलाने के, जैसे आप फायरफॉक्स पे टाइपिंग करते हो, क्रोम पे टाइपिंग करते हो, तो पहले कौन सा था हमारा? मोजाइक, यानी कि सबसे पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर कौन सा था? मोजाइक। तो आप ये 19 की पहले स्क्रीनशॉट ले लो, 3 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ मैं। फटाफट 19 तक की स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट डाउन करना है 1 से लेकर 19 तक, ठीक है। चलो यहाँ पर 20 नंबर का क्या बोल रहा है हमारा? ये तो मैंने आपको समझा दिया है 20 नंबर का, ठीक है। अब हम चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन का। तो कंप्यूटर लैटिन भाषा कंप्यूटर शब्द से बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ है हमारा? कंप्यूटर जो भाषा है हमारा किस भाषा से बना हुआ है? लैटिन भाषा से। और किस तरीके से लिखते हैं उसको? कंप्यूट लिखते हैं, ना कि कंप्यूटर लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? कंप्यूट लिखते हैं। अब मास्टर फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो परमानेंट डाटा रखती है। तो ऐसी कौन सी फाइल है जो परमानेंट डाटा रखती है? तो कौन सी है? आपकी मास्टर फाइल है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क को गलती से मिटाने वाले डाटा से बचाने के लिए राइट नोच कहते हैं। देखो, यदि आपकी डिस्क से यदि कोई डाटा डिलीट हो जाता है तो उसको बचाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? राइट नोच का। तो उसको ही क्या बोलते हैं? हम राइट नोच बोलते हैं। अब यहाँ पर वायरस है तो मेलिसा वायरस आई लव यू ईमेल से संबंधित है, ठीक है। तो पहला वायरस भी यही था हमारा। पहला वायरस ये नहीं था, लेकिन ऐसा कौन सा वायरस है जिसको आई लव यू बोला जाता है और मेलिसा वायरस होता है? तो कौन सा हमारा आई लव यू जो है मेलिसा वायरस होता है, जो कि ईमेल से संबंधित है, ठीक है। और ARPANET 1970 TCP/IP प्रोटोकॉल होता है। ये सब हमने पढ़ा है। TCP/IP क्या होते हैं, ठीक है। ARPANET यानी कि इंटरनेट का पहला नेटवर्क जो था वो कौन सा था? हमारा ARPANET, जो कि मैंने 10,000 का इनाम रखा था, उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन था ये वाला कि ARPANET क्या होता है, ठीक है। ब्रॉडबैंड का काम बहुत बड़े एरिया को फैले हुए नेटवर्क को ये है फाइबर ऑप्टिक होता है, ठीक है। ईमेल का आविष्कार 1971 में शिवा अय्यादुरई ने किया था और रे टॉमलिंसन ने विचार देने वाले थे। तो यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि ईमेल का आविष्कार किसने करा, तो यदि ऑप्शन में रे टॉमलिंसन ना हो तो आपको किस पे लगाना है? शिवा अय्यादुरई पे। और यदि शिवा अय्यादुरई ना हो तो क्या लगाना है आपको? रे टॉमलिंसन। दोनों व्यक्तियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है ईमेल के आविष्कार में, ठीक है। तो दोनों के नाम याद रखना आपको, शिवा अय्यादुरई और रे टॉमलिंसन, ठीक है। चलो, ईमेल यूजर एजेंट को क्लाइंट कहते हैं, यानी कि ईमेल का जो यूजर होता है, एजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम क्लाइंट बोलते हैं। 65 नंबर का जो क्वेश्चन है, टेलनेट किस नाम से जाना जाता है? तो टेलनेट किस नाम से जाना जाता है? टर्मिनल नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। एक यूआरएल में कितने अवयव होते हैं? तो एक यूआरएल में 3 अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं? एक यूआरएल में 3 अवयव होते हैं, ठीक है। यानी कि हम लिखते हैं .url, .doc, .ppt, ये सब पहले अवयव होते थे 3। हमारे एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, ठीक इसी तरीके से यूआरएल के भी अवयव होते हैं 3, ठीक है। यहाँ पर जब एक कंप्यूटर किसी अन्य की तरफ से कार्य करता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी सर्वर। यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि जब एक कंप्यूटर किसी अन्य की तरफ से कार्य करता है, यानी कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरा कंप्यूटर किसी और अन्य की मदद से चल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं। टर्मिनल 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना आपको, टर्मिनल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। थंब टर्मिनल प्रोसेस और स्टोर दोनों नहीं करता है। तो एक ऐसा टर्मिनल होता है जो कि प्रोसेस और स्टोर दोनों नहीं करता है, तो ऐसे टर्मिनल को क्या बोलते हैं? हम थंब टर्मिनल। अगला टर्मिनल आपका स्मार्ट टर्मिनल, यानी कि प्रोसेस तो करता है लेकिन स्टोर नहीं करता है, ठीक है। और थर्ड नंबर का इंटेलिजेंट टर्मिनल, दोनों काम करता है आपका, ठीक है। इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या करता है आपका? दोनों काम करता है, यानी कि प्रोसेस भी करता है और स्टोर भी करता है। तो तीनों टर्मिनल आपको ध्यान रखना है, कौन स्टोर करता है, कौन नहीं करता है, कौन स्टोर करता है और प्रोसेस करता है, और कौन दोनों काम करता है। तो देखो, इंटेलिजेंट यानी कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति दोनों काम कर सकता है, और स्मार्ट क्या, यानी कि कुछ करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो प्रोसेस करता है लेकिन स्टोर नहीं करता, ये इसकी वीकनेस है, कमजोरी है कि भाई देखो प्रोसेस कर पा रहा है लेकिन स्टोर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और थंब टर्मिनल क्या करता है? दोनों नहीं करता है।
थंब यानी कि अंगूठा छाप है, इसलिए ये दोनों चीज़ें नहीं करता, ना तो प्रोसेस करता ना स्टोर करता। ये ट्रिक है, मैं ट्रिक से बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, किसी भी चीज़ को ट्रिक से याद करता हूँ ताकि वो आपको एग्ज़ाम तक ही नहीं, बाकी एग्ज़ाम के बाद भी जब तक आप पढ़ाई स्टडी करो आपकी लाइफ में, जब तक करियर बनाओ तब तक ये चीज़ें याद होती है। देखो मैंने किस तरीके से याद करा था कि थंब यानी कि अंगूठा, तो अंगूठा छाप बोलते हैं किसको कुछ नहीं आता, तो थंब टर्मिनल क्या है, ना तो प्रोसेस कर पाता है ना स्टोर कर पाता है। उसके बाद स्मार्ट यानी कि कुछ लोग कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, तो स्मार्ट लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ चीज़ें तुरंत बता देते हैं और कुछ चीज़ें नहीं बता पाते हैं, तो प्रोसेस तो करते हैं लेकिन स्टोर नहीं कर पाते हैं ना। और इंटेलिजेंट तो एक अलग ही व्यक्ति होता है जो कि सारी चीज़ें कर पाता है, सारी चीज़ें करके बता देगा आपको तुरंत, तो दोनों काम करता है कौन, इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो कुछ हद तक आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। बर्म वायरस आता है अकेला लेकिन सब में फैलता है। तो बर्म वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि बहुत सी काफ़ी, देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 10 या 12 या 15 स्टार लगा लो। 72 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है कि ऐसा कौन सा वायरस है जो बहुत सी कॉपियाँ बनाता है अपनी, तो कौन सा है, बॉर्म वायरस, WORM, ठीक है। यहाँ पर लिख भी सकते हो आप, यहाँ पर एग्जाम में कुछ इस तरीके से आता है बॉर्म वायरस, ठीक है। तो बॉर्म वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो बिना बुलाए आता है, ठीक है, आता है और सब में फैलता है, यानी कि सब जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं या फिर जितनी भी साइटें चल रही हैं उसके अंदर फैल जाता है और अपनी बहुत सी कॉपी बनाता है। तो ऐसा कौन सा वायरस है, बॉर्म वायरस। चलो 73 नंबर का जो क्वेश्चन है, माइक्रो एंजेलो के जन्मदिन पर टाइम बॉम्ब वायरस बनाया गया था। तो ऐसा कौन व्यक्ति हैं जिनके जन्मदिन पर टाइम बॉम्ब वायरस बनाया गया था, कौन सा है, माइक्रो एंजेलो के जन्मदिन पर टाइम बॉम्ब बनाया गया था। चलो क्रैकिंग क्या है, क्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक अविचार का आपराधिक हैकिंग से है, ठीक है। तो क्रैकिंग यानी कि क्या होती है, तो जो आपकी हैकिंग होती है आपराधिक रूप से, यानी कि जो नहीं करना चाहिए वो चीज़ें भी करना है बिना सोचे विचारे, अविचार या आपराधिक हैकिंग से है। तो क्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक अविचार या आपराधिक हैकिंग से है, ठीक है। चलो अगला आता है 75 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, तो सुपर कंप्यूटर एक मुख्य आकार का कंप्यूटर है, यानी कि सुपर कंप्यूटर ऐसा कौन सा कंप्यूटर जो एक मुख्य आकार का है, तो क्या है, सुपर कंप्यूटर हमारा एक मुख्य आकार का कंप्यूटर है। जोशी इत्र वायरस के नाम है, देखो जोशी एक वायरस होता है, उसका इत्र वायरस के नाम भी है। यहाँ पर जोशी इत्र क्या है, हमारा एक वायरस है, ध्यान रखना, जोशी इत्र एक क्या है, हमारा वायरस है। यहाँ पर VOIP पर आवाज़, वॉइस ओवर IP, तो यहाँ पर देखो V फॉर वैन, OIP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, वॉइस ओवर IP, यानी कि जब हम बोलते हैं IP पर, इंटरनेट प्रोटोकॉल पर, जब हम साउंड वाला जो होता है IIT सेक्टर में इस चीज़ों को आपको पढ़ने को मिलेगा, ये बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं। तो VOIP क्या होता है, जब IP के अंदर हम जब काम करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल पर, तो वहाँ पर VOIP का मतलब क्या होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वॉइस ओवर, यानी कि VOIP का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो उसका क्या है फुल फॉर्म, वॉइस ओवर, ठीक है। NOC का मतलब क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या होता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर नोट लिखा गया है, मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है आपका, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ में आ गया। चलो 79 नंबर का जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या बोलते हैं, हम एनालॉग बोलते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या बोलते हैं, हम एनालॉग। अब एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल तीनों कंप्यूटर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे कि हार्टबीट जो हमारे एक्सरा या फिर हार्टबीट की जो होता है कैलकुलेशन, वो किसकी मदद से होता है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर जिसमें दोनों कंप्यूटर के विद्यमान होते हैं, या फिर दोनों कंप्यूटर की मदद से ऐसा कौन सा कंप्यूटर बनाया जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया जाता है, जिसमें डिजिटल से आपका सिग्नल मिलते हैं, और हाइब्रिड से आपका सिग्नल मिलते हैं और डिजिटल से आपको प्रिंट निकाल के रिपोर्ट दे दी जाती है, ठीक है। चलो संकेतों के रूप को दर्शाया जाता है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर। 81 का जो क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने 1951 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की थी। भारत सरकार ने 1951 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की थी। वाईफाई की शुरुआत 1931 में हुई थी। HTTP वेब पर डेटा स्थानांतरित करें, वेब पेज डेटा प्रसारित करने के लिए सर्वर क्लाइंट मॉडल होता है, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेट से जुड़ा एक कंप्यूटर है जो विश्व सर्वर सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है, वेब सर्वर। इसका आंसर आएगा क्या हमारा, वेब सर्वर। इंटरनेट से जुड़ा एक कंप्यूटर है जो विश्व में वेब सर्वर सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर को वेब पेज भेज सकता है, यानी कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में यदि हमें वेब पेज भेजना है तो किसकी मदद से भेजेंगे हम, वेब सर्वर की मदद से। 83 नंबर का जो क्वेश्चन है, शायद आपको
HTTP का फुल फॉर्म पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब पर डेटा स्थानांतरित करें। वेब पेज डेटा प्रसारित करने के लिए सर्वर क्लाइंट मॉडल पर होता है। किस पर होता है? सर्वर क्लाइंट मॉडल पर काम होता है। चलो 85 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर हमारे द्वारा सर्च या पोस्ट आदि की प्रतिलिपि को कंप्यूटर के निम्न में से कौन स्टोर करता है? देखो, आप जितनी भी साइट दिन भर में सर्च करते हो या फिर हिस्ट्री में करते हो या फिर बुकमार्क में डालते हो या फिर जो बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट साइट है, इनको आप सर्च करते हो या बुकमार्क बना लेते हो, तो वो सब चीज़ों की जानकारी कौन स्टोर करता है? कुकीज़। क्या बोलते हैं उसको? कुकीज़। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ गया और आप जब सेट पेपर लगाओगे तब आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। इंटरनेट पर हमारे द्वारा सर्च या पोस्ट आदि की प्रतिलिपि को क्या बोलते हैं? हम कुकीज़ बोलते हैं। ठीक है, कौन स्टोर करके रखता है? कुकीज़। 86 नंबर का जो क्वेश्चन है, चैट लॉग चैट के डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, कौन करता है? चैट लॉग चैट के डाटा को स्टोर करता है। टेप का क्या है? टेम्परेरी डाटा के लिए होता है। टेम्परेरी डाटा के लिए किसका यूज़ किया जाता है? टेप का। ठीक है, रोम में उपस्थित यह प्रोग्राम बायस कहलाते हैं। ठीक है, रोम में उपस्थित ये प्रोग्राम बायोस कहलाते हैं। वायरस नहीं है, वो बायोस है। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में। यहाँ पर बायोस का फुल फॉर्म किस किस को याद है? थोड़ा मन में ही अपने याद कर लें कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो देखो, रोम में उपस्थित होते हैं क्या? हमारे बायोस प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम लिखने में मदद करते हैं, फर्मवेयर के माध्यम से लिखे जाते हैं और बायोस के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, रोम में उपस्थित ये प्रोग्राम बायोस के अंदर कहलाते हैं। तो देखो, अब 88 क्वेश्चन हो गए आपके, तो मैं थोड़ा इनका जूम साइज कम कर रहा हूँ, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि लिखने में आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा जूम साइज कम कर लेता हूँ मैं। हम चलते हैं 1 क्वेश्चन से। ठीक है, चलो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो इन 19 क्वेश्चन का। देखो, अपने को आराम से पढ़ना है, शांति से पढ़ना है, सारी चीज़ें याद करना है, भागना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ अलग करना है हमें। तो जो भी चीज़ें होगी शांति से होगी, लेकिन करना जरूर है। चलो 1 से 19 तक आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पर चलते हैं नीचे। चलो, जितना भी आ रहा है आपको सीरियल से ही लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लो आप, क्योंकि मैंने 2 कॉलम में बनाए हुए हैं। आप यहाँ से 20 से 36 तक लिख लेना, क्योंकि हमने 19 तक स्क्रीनशॉट ले लिया। 19 के बाद आपको क्वेश्चन लिखना है, 20 नंबर का क्वेश्चन लिखना है। कहाँ तक लिखोगे आप? 36 तक। ठीक है, ओके, 36 तक लिख लेना आप। उसके बाद यहाँ पर इसका भी ले लिया आपने 57 का, इनका भी ले लो आप। कापी में पहले समझना है, वीडियो को देखना है और उसके बाद कापी में स्क्रीनशॉट ले लेना, तब जाके आप गैलरी में जाओगे तो इधर उधर करोगे तो आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, सीरियल से। चलो, यहाँ पर समझ लिया हमने। उसके बाद 36 से नीचे कर रहा हूँ मैं, ये ले लो आप यहाँ से थंब टर्मिनल से, और इधर 36 नंबर का है 83 तक लिखना आपको सीरियल से ही है ना। स्क्रीनशॉट ले लो आप, आपकी कॉपी में सीरियल नंबर सही डालना। यहाँ पर 2 कॉलम में इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है। चलो, ले लिया आपने इतना स्क्रीनशॉट। ठीक है, नीचे चलते हैं हम। यहाँ से ले लो स्क्रीनशॉट एक बार और, 87 तक। ले लिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं हम। 87 तक हो गया था हमारा। ओके, चलो मैं थोड़ा जूम साइज बढ़ा लेता हूँ। हम चलते हैं 89 क्वेश्चन की ओर। देखो, 89 क्वेश्चन जो बोल रहा है कि नेपियर वंश का आविष्कार 1617 में हुआ था। ठीक है, नेपियर वंश का आविष्कार कब हुआ था? हमारा 1617 में। 90 नंबर का जो है हमारा जॉन नेपियर ने गणना, ये थोड़े जीके के क्वेश्चन है, इस पर डिस्कशन करेंगे तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तो आपको सीबीएसई एग्जाम से रिलेटेड कुछ जीके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या जीके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप चीज़ों को ज़्यादा डीपली में ना समझें। यहाँ पर जॉन नेपियर ने गणनाओं की लघुगणक विधि का आविष्कार 1617 में किया था। ठीक है, लेबनिज ने 1971 में यांत्रिक कंप्यूटर का निर्माण किया था, लेबनिज ने। ठीक है, बैंक में जो चेक होता है वो आपका MICR डिवाइस से होता है। देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम सीबीएसई एग्जाम में पूछे गए हैं। MICR, OSR और OMR, ये 3 प्रकार की होती है। देखो, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर होता है, इसका फुल फॉर्म MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर होता है। OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यहाँ पर आपने यदि एग्ज़ाम दी होगी ITI की या फिर कुछ ऐसी एग्ज़ाम दी होगी जहाँ पर
OMR सीट देते हैं। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। एक सीट आती है जिसमें आपको केवल गोले लगाने होते हैं और वो आपके OMR के माध्यम से चेक हो जाती है। OCR क्या होती है? आपकी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होती है, जो कि शॉपिंग मॉल में आप गए होंगे तो वहाँ पर आप जैसे कोलगेट खरीद रहे हो, वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें आती है ब्लैक कलर की, तो वो जो रीड होता है उसका, जैसे ही उस पर रीड होते हैं तो वो प्रोडक्ट का जो कीमत होता है वो आपके कंप्यूटर पे चढ़ जाता है ऑटोमेटिक, तो उसको क्या बोलते हैं? OCR, ठीक है। OMR काफ़ी चेक करने के लिए होता है। MICR क्या होता है? बैंक में चेक करने के लिए MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये तीनों के फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए और तीनों के अलग अलग काम याद होना चाहिए, ठीक है। चलो 92 क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा, और अब चलते हैं 93 क्वेश्चन की ओर। वेबकैम कैमरा एक हार्डवेयर होता है, ध्यान रखना। वेबकैम कैमरा क्या होता है? लैपटॉप के सामने लगा दिया जाता है जब आपका आधार कार्ड अपडेट होता है, या फिर आप जब का आधार कार्ड बनता है तो वहाँ पर सामने कौन सा लगा रहता है? कैमरा, वेबकैम कैमरा लगा होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हार्डवेयर होता है, क्योंकि हार्डवेयर वे सभी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। अब स्पाईवेयर को ही मालवेयर कहा जाता है। अब मालवेयर क्या होता है? हमारा ये वायरस होते हैं, ठीक है। मैं एक दिन आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा वायरस के, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार, कि कौन सा वायरस कब आया था और किस तरीके से काम करते हैं, या किस वायरस का क्या काम है। एप्पल में बॉम एक त्रुटि होती है, ठीक है। एप्पल में क्या होती है? बॉम एक त्रुटि होती है। अब एप्पल क्या होता है? हमारा एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। जो मोबाइल होता है एप्पल में, यदि कोई मिस्टेक होती है या कुछ गलतियाँ होती तो वो क्या होती हैं? बॉम, उसको क्या बोलते हैं हम? बॉम। हाफमैन कोडिंग का ज़्यादातर यूज़ होता है जब कोडिंग की बात आती है लैंग्वेज की, तो उसमें किसका यूज़ होता है? ज़्यादातर हाफमैन कोडिंग का, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि गलत ड्राइवर जब इंस्टॉल होगा तो वहाँ पर क्या प्रिंट होता है? गार्बेज। अब ड्राइवर, आप ये ना सोचो कि ड्राइवर क्या होता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ड्राइवर क्या होता है। चलो बता देता हूँ एक बार और। जैसे यहाँ पर ये वाईफाई कनेक्ट दिख रहा है आपको मेरे लैपटॉप में, तो जब तक मैं मेरे लैपटॉप में वाईफाई का ड्राइवर नहीं डालूंगा तब तक ये सिग्नल यहाँ पर शो नहीं होंगे। तो हर एक एक्सटर्नल डिवाइस को चलाने के लिए सबसे पहले आपको उसका ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसी को ही क्या बोलते हैं? हम ड्राइवर बोलते हैं। बिना ड्राइवर के जिस तरीके से बस और ट्रेन या ट्रक या फिर मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, ठीक उसी तरीके से आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में बिना ड्राइवर के कोई भी चीज़ नहीं चल सकती है। जैसे आपको स्पीकर चलाना है तो आपको उसका ड्राइवर, स्पीकर के तो पहले से ही रहते हैं। जैसे आपको प्रिंटर चलाना है, वाईफाई चलाना है, जितनी भी एक्सटर्नल चीज़ें या बड़ी डिवाइसें चलाना है तो सबसे पहले आपको उनका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यदि ड्राइवर गलत इंस्टॉल हो जाता है तो वहाँ पर क्या लिखा आ जाता है? आपका गार्बेज लिखा आ जाता है, या एक पेज निकल के आ जाता है प्रिंट, ठीक है। चलो 98 नंबर का क्वेश्चन की एक वेबसाइट का पहला पेज ही क्या कहलाता है? हमारा वेब पेज कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं यदि क्रोम खोलूँगा, ठीक है, क्रोम खोला मैंने, यहाँ पर चलो फायरफॉक्स खोलते हैं। अब ये फायरफॉक्स से जो खुल गया है ये पहला पेज, तो इसी को ही होम पेज बोलेंगे। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने इंडिया टाइपिंग, यहाँ पर ये इंडिया टाइपिंग लिखा मैंने और सर्च कर लिया, तो यहाँ पर इंडिया टाइपिंग करा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिया टाइपिंग का होम पेज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो, जैसे हमने फायरफॉक्स खोला और उसी को क्या बोलेंगे? हम होम पेज बोलेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि किधर का क्वेश्चन, एक वेबसाइट का पहला पेज ही होम पेज कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला है, ये देखो, ये हमारा क्या होगा? होम पेज। यानी कि इंडिया टाइपिंग डाला था मैंने, तो एक वेबसाइट का पहला पेज क्या होगा? हमारा होम पेज कहलाएगा। अब इसके अंदर जब यदि हम जाएंगे, जैसे यहाँ पर गए हमने इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पर हिंदी टाइप, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड पेज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड पेज कहलाएगा। लेकिन इंटरनेट का पहला पेज यानी कि वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। चलो लाइन के अंत में जाने के लिए एंड बटन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर यदि MS वर्ड में यदि आप कोई लाइन लिखते हो, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल N से मैं ये नई फाइल करता हूँ और यहाँ पर कुछ लाइन लिखी मैंने, ठीक है। और अभी यहाँ पर मैं होम पे खड़ा हूँ, यदि कीबोर्ड से मैं एंड बटन दबाऊंगा तो लाइन के अंत में आ जाऊँगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया आपका कि लाइन के अंत में जाने के लिए किस बटन का यूज़ करेंगे? एंड बटन का। और यहाँ पर पैराग्राफ के अंत में जाने के लिए किसका यूज़ करेंगे? कंट्रोल एंड बटन का। देखो थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर लाइन के अंत में जाने के लिए एंड बटन का, और जब पैराग्राफ के अंत में जाना है, यहाँ पर जैसे हमारे पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ है और यहाँ पर खड़ा हूँ मैं, अब मैं कीबोर्ड से कौन सी बटन दबाऊंगा? कंट्रोल प्लस एंड बटन। कौन सी? कंट्रोल प्लस एंड बटन। देखो कहाँ पर आ गया मैं? पैराग्राफ के लास्ट में आ गया, मतलब तीनों पैराग्राफ खत्म हो गए और लास्ट में आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि पैराग्राफ में अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड बटन का यूज़ करेंगे, लाइन के अंत में जाने के लिए एंड बटन का यूज़ करेंगे। ठीक है, 99 क्वेश्चन हो गए और आप एक यहाँ पर आप 100 नंबर डाल सकते हो। मैंने 1 नंबर डाल दिया, तो आप 100 डाल सकते हो या तो 1 डाल सकते हो, जो भी डालना हो आपको, आपकी इच्छा। ठीक है, पैराग्राफ के अंत में जाने के लिए किसका बटन का यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस एंड बटन का। चलो, यहाँ पर आपका 99 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट कहाँ तक ले लिया था आपने? टैब का टेम्परेरी डाटा के लिए होता है, रोम में उपस्थित प्रोग्राम बायोस कहलाते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ समझ लेते हैं पहले थोड़ा हम। विंडोज़ NT के साथ पहला संस्करण 7 NTFS आया था। NTFS का फुल फॉर्म किस किस को याद है? जल्दी बता दो फटाफट। याद है किसी को NTFS का फुल फॉर्म? विंडोज़ NT के साथ, ठीक है, पहला संस्करण कौन सा आया था? NTFS। यहाँ पर मैं आपको FS का बता देता हूँ क्या है। फाइल सिस्टम। याद आया आपको कुछ NT का? अरे यार, याद नहीं है तुमको? देखो मैं बताता हूँ। विंडोज़ NT के साथ पहला संस्करण आया था और NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। यार इतना तो याद रखना चाहिए आपको कि NT से मतलब क्या बन रहा है आपका? न्यू टेक्नोलॉजी, और F से क्या बन रहा? फाइल, और S से क्या बन रहा आपका? फाइल सिस्टम। ये सारी चीज़ें मुझे याद हैं, मैंने कोई पहले से याद नहीं की है ये चीज़ें। मैं आप जब CPCT तैयारी कर रहा था, ये सब चीज़ें मुझे याद हैं। ये मेरे खुद के नोट्स हाथों से बने हुए हैं, बहुत मेहनत करी है तब जाके मैंने CPCT एग्ज़ाम को क्रैक किया है। ठीक है, कुछ कारणों के कारण मेरी नौकरी नहीं लग पाई है, ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, हार नहीं मानी है। ठीक है, चलो, आपको बहुत अच्छी कोचिंग मिली है, बहुत अच्छे टीचर मिले हैं, ये आपका सौभाग्य है। और मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी नौकरी नहीं लगी है। ठीक है, आप शायद थोड़े बोर हो रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा हंसा दूँ आपको। तो आपका सौभाग्य है कि मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप पूरी CPCT एग्ज़ाम क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, और मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगला क्या बता रहा है? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ भाई यहाँ पर। चलो, मदरबोर्ड पर कंपोनेंट्स के बीच सूचना का आदान प्रदान कौन करता है? हमारा बसेस करते हैं। सूचना का आदान प्रदान कौन करता है? हमारा बसेस। ठीक है, SMTP ईमेल सेवा के लिए होता है। अब SMTP का फुल फॉर्म तो आप सभी को याद होना चाहिए, और जिसको याद नहीं है वो वीडियो बंद करके सो सकता है। ठीक है, SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? किसको याद है? चलो मैं बता देता हूँ। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है ईमेल भेजने के लिए। अब यदि आपसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल भेजने में बहुत मदद करता है, तो कौन सा? आपका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? 20 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है प्रोटोकॉल इंटरनेट को चलाने के लिए नियम होते हैं, जैसे ट्रैफिक के लिए नियम होते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल इंटरनेट को चलाने के लिए नियम होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक के लिए नियम होते हैं। ये मैंने बताया था आपको। अगला था एक्सेल में न्यूमेरिक राइट साइड होता है। ठीक है, एक्सेल में न्यूमेरिक राइट साइड रहता है। अभी आप सोचोगे कि ये क्या और सिस्टम है, तो देखो मैं समझा देता हूँ आपको। न्यूमेरिक क्या होता है, राइट साइड क्या होते हैं। यहाँ पर मैं एक्सेल खोलना पड़ेगा मुझे, किधर गया एक्सेल? यहाँ पर ये एक्सेल खुला है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप इस सेल के अंदर कोई भी चीज़ लिखोगे, जैसे मैंने 4 लिखा, तो ये 4 लिखा, मैंने लिखा किस साइड रहा है? लेफ्ट साइड। लेकिन मैं जैसे इंटर करूँगा और अगली सेल में जाऊँगा, ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो देखो जैसे इंटर करूँगा तो आपका नंबर किस साइड आ गया है? राइट साइड। यानी कि नंबर R, नंबर R आ रहा है, मतलब आपका नंबर किस साइड लिखाएगा? राइट साइड। और लेफ्ट साइड क्या लिखाएगा? जैसे मैंने लिखा L, तो ये आपका अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट हमेशा किस साइड लिखाते हैं? लेफ्ट ही साइड, यानी कि L लेफ्ट ही साइड रहेगा, उठकर राइट साइड नहीं जा रहा है। लेकिन नंबर क्या है? लिखाता है लेफ्ट साइड, और जैसे इंटर करूँगा तो चले किधर जाता है? राइट साइड। तो आपको ध्यान रखना है कि MS एक्सेल में हमेशा अल्फ़ाबेटिकल लेफ्ट साइड लिखाते हैं और नंबर राइट साइड लिखाते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। ठीक है, चलो आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो एक्सेल में हमेशा अल्फ़ाबेट लेफ्ट साइड लिखाता है, और ALU का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बता दो। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, क्या है? ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मैक एड्रेस, मैक का फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आपका परमानेंट एड्रेस होता है इंटरनेट पर, जो IP एड्रेस हर बार अलग अलग मिलता है जब भी आप इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है IP। तो आपको या तो यूनिट देख लेना पहले, उसके बाद कर लेना। थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ, मेरा सर दुखने लगा। चलो
यहाँ पर मैक एड्रेस पर आपका परमानेंट एड्रेस होता है जो इंटरनेट पर हर आईपी एड्रेस पर हर बार अलग अलग मिलता है जब भी आप इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। वेब पेज को एक दिए गए यूआरएल से प्रारंभ करके उसमें इंक्वेट लिंक तक कॉल करता है, कौन करता है? हमारा स्पाइडर करता है। ठीक है, कौन करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब आप वेब पेज पर दिए गए यूआरएल से प्रारंभ करके उसके इक्विडेड लिंक तक, यानी कि जो चीज़ आपको चाहिए और जिस चीज़ तक आपको पहुंचना है, तो वहाँ पर कौन करता है लिंक, कौन करता है कॉल, कौन करता है? हमारा स्पाइडर। ध्यान रखना, स्पाइडर करता है। ठीक है, सर्च इंजन के साथ कनेक्ट होकर। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 26 नंबर का, स्पाईवेयर कंप्यूटर नेट के अंदर घुसकर डाटा चुराता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि ऐसा कौन सा वायरस होता है जो कंप्यूटर के अंदर डाटा घुसकर डाटा चुराता है? तो कौन होता है? हमारा स्पाईवेयर को ही मालवेयर और इसी को ही वायरस बोला जाता है। तो एक क्लास में आपके लिए बनाऊंगा वायरस की, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि स्पाईवेयर क्या है, मालवेयर क्या है, वायरस क्या होते हैं। ठीक है, चलो अगला 27 क्वेश्चन बोलता है कि नेट चलाते समय जो फ्री साइट आती है उसको क्या बोलते हैं? एडवेयर। देखो फ्री साइट क्या होती है, जैसे आप इंटरनेट पर जब चलाते हो, जैसे देखो ये सर्च फ्लोरिडा ऑटिशियम सेंटर, अब ये क्या होती है? हमारी फ्री साइट है, यानी कि हम जैसे इंडिया टाइपिंग चाहिए लेकिन ये फालतू की साइट है हमारे साइड में आ रही है, ये जैसे ये बोल रहा है विजिट साइट, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम एडवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवेयर। देखो यहाँ पर लिखा है कि नेट चलाते समय जो फ्री साइट आती है उन्हें क्या कहते हैं? हम एडवेयर कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सिविल एग्जाम में 2 से 4 बार पूछा गया है। ठीक है, चलो अगले चलते हैं 28 क्वेश्चन की ओर। सिंगल यूजर को पीसी कंप्यूटर सपोर्ट करते हैं, कौन करते हैं? सिंगल यूजर को पीसी कंप्यूटर सपोर्ट करते हैं, केवल कोई एक व्यक्ति चला सकता है। ठीक है, एक्सेल में टेम्पलेट चार्ट नहीं होता है, तो क्या होता है? हमारे एक्सेल में टेम्पलेट चार्ट नहीं होता है। यहाँ पर देख लो, कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, स्कैटर चार्ट होता है। ठीक है, अदर चार्ट में भी वही नाम सब आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कौन सा चार्ट नहीं होता है वो ध्यान रखना है हमें। तो कौन सा चार्ट नहीं होता है? यहाँ पर एक्सेल में टेम्पलेट चार्ट नहीं होता है। क्या? ध्यान से सुनना, कौन सा चार्ट नहीं होता है? टेम्पलेट चार्ट नहीं होता है। एक्सेल में बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट होते हैं। फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी होता है और हार्डवेयर भी होता है। अब फायरवॉल क्या होता है? जैसे कंप्यूटर के अंदर वायरस आते हैं तो एक दीवार के रूप में काम करती है फायरवॉल। देखो उसकी इमेज यदि हम देखते हैं तो किस तरीके से दिखती है फायरवॉल की इमेज, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो फायरवॉल कुछ इस तरीके से होती है, ये देखो आपका ये नेटवर्क चल रहा है, सॉरी चलो हटा दो, ये आपका कंप्यूटर है और ये आपका इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट से यदि कोई वायरस जा रहा है तो वो आपके कंप्यूटर में जाता है सीधा, तो ये दीवार के रूप में काम करती है, तो कुछ वायरसों को वहीं पर ख़त्म कर देती है। ठीक है, और दूसरी ओर डाइवर्ट कर देती है, यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस नहीं जाने देती है। इसी को फायरवॉल बोलते हैं। और आपका क्वेश्चन सीपीसीटी एग्जाम में 100% है, फायरवॉल से एक क्वेश्चन आता है, चाहे शिफ्ट 1 में आए शिफ्ट 2 में आए, किसी भी एक सेट पेपर में आपका फायरवॉल से क्वेश्चन आता ही है। तो यदि आपको अब तक नहीं पता था कि फायरवॉल क्या होता है, तो देखो मैं बता देता हूँ, सिंपल से याद रखना है कि फायरवॉल वह चीज़ होती है जो कि इंटरनेट पे चल रही साइट में यदि कोई वायरस है और वो यदि हमारे कंप्यूटर में आ रहा है तो फायरवॉल उस वायरस को आने से रोकती है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि इंटरनेट से जो वायरस हमारे कंप्यूटर में आते हैं तो उनको रोकने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो किसका यूज़ किया जाता है? फायरवॉल का, एक दीवार के रूप में काम करती है। ठीक है, चलो फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फायरवॉल से वायरस को बचाने के लिए फायरवॉल होता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि वायरस से बचाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो किसका? फायरवॉल का। ठीक है, हार्ड डिस्क में अनावश्यक फाइल की पहचान करता है और उन्हें तभी हटाता है जब यूज़र अनुमति देता है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्क क्लीनअप। तो देखो डिस्क क्लीनअप कहाँ आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने 10, 12, 15 हज़ार रुपये दे के पीजीडीसी करा हुआ है, लेकिन आपको डिस्क क्लीनअप नहीं पता है, डिस्क डिफ्रेगमेंट नहीं पता है, तो फिर आपने क्या पढ़ा? देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंप्यूटर पे जाना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और यहाँ पर आपको डिस्क क्लीनअप या डिस्क डिफ्रेगमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में नहीं खुलेगा, एक दो बार कोशिश करके देखता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके नहीं खुल रहा है ना। चलो अंदर जाके खोलता हूँ मैं थोड़ा। यहाँ पर कंप्यूटर खोल लेना और किसी भी एक डिवाइस को खोल लेना, जैसे मैं इसको खोलता हूँ प्रॉपर्टीज़। अरे यार इसमें भी नहीं खुल रहा है, माय पर्सनल डाटा में प्रॉपर्टीज़, ये देखो यहाँ पर ये खुल गया डिस्क क्लीनअप।
यानी कि पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, हार्ड डिस्क में अनावश्यक फाइल की पहचान करता है और तभी हटाता है जब यूजर अनुमति देता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्क क्लीनअप। तो देखो मैं यहाँ पर आ गया हूँ डिस्क क्लीनअप के अंदर। किसके अंदर आ गया हूँ, यहाँ पर हार्ड डिस्क थी मेरी, तो हार्ड डिस्क का मेरा पार्टीशन क्या था, बता देता हूँ एक बार तुमको। ये माय पर्सनल है, तो मेरे ये हार्ड डिस्क के पार्टीशन 3, CPCT डाटा, अर्थमेटिक टीचिंग, और पहला नंबर का कौन सा है, माय पर्सनल डाटा। अब मेरे को इसमें क्या करना है, मेरी अनुमति के हिसाब से यदि कोई डाटा डिलीट करना है या हटाना है, क्लीन करना है, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, डिस्क क्लीनअप का। तो राइट क्लिक करूँगा इस पर और कहाँ पर जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको डिस्क क्लीनअप। अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा मेरे से कि आप रिसाइकल बिन को डिलीट करना चाहते हो, यानी कि रिसाइकल बिन के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई है फालतू की अनावश्यक, उनको आप क्लीन करना चाहते हो, यस या नो। तो मैं यदि ओके करूँगा तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी। तो हम ज़्यादा नहीं समझते हैं इसको, तो आपको केवल क्वेश्चन इतना याद रखना कि हार्ड डिस्क में अनावश्यक फाइल की पहचान कौन करता है, डिस्क क्लीनअप करता है, और यूजर तब अनुमति देता है तभी उस चीज़ को आप हटा सकते हैं। ठीक है, 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका, डिस्क पर कम स्पेस ले फाइल, इसलिए बिनजिप और बिनरार का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर यदि मेरे कंप्यूटर में होगी बिनजिप और बिनरार फाइल, तो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये आपकी क्या होती है, बिनरार फाइल होती है, बिनजिप फाइल। ठीक है, यदि आपका सॉफ्टवेयर 20 MB का है तो वो कितना कर देगा आपको, 12 MB का या 13 MB या 15 MB का कर देगा बिनजिप फाइल या बिनरार फाइल। ठीक है, एक सेट करके। तो यहाँ पर डिस्क पर कम स्पेस ले फाइल, इसलिए बिनजिप या बिनरार का यूज़ किया जाता है। IP एड्रेस एक डायनामिक होता है, ये आपको पता है। इंटरनेट पर एक्सेस की एक विधि होती है जिसके लिए फ़ोन लाइन की आवश्यकता होती है। मैंने बताया था कि ऐसी कौन सी होती है जिसमें फ़ोन लाइन की आवश्यकता होती है, तो किससे, इंटरनेट एक्सेस में एक विधि होती है जिसके लिए फ़ोन लाइन की आवश्यकता होती है, लेकिन यह डायलअप की तुलना में तेज़ गति प्रदान करता कनेक्शन कहा जाता है। तो DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखो आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि इंटरनेट एक्सेस की एक विधि है, ये सबको आपको पता है कि एक्सेस करना है, यदि कोई चीज़ें चलाना है तो किसकी मदद लेनी पड़ेगी हमको, इंटरनेट की, जिसके लिए फ़ोन लाइन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, फ़ोन लाइन की। आप फ़ोन से वाईफाई चालू करेंगे, ठीक है, लेकिन वह डायलअप की तुलना में तेज़ गति प्रदान करता है। यानी कि डायलअप एक होता है फ़ोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी में डायलअप एक डिवाइस होती है, तेज़ गति प्रदान करेगा, कनेक्शन कहा जाता है। तो डायलअप से भी तेज़ कौन गति प्रदान करेगा, DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, तो 37 नंबर का क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर बग के लिए मरम्मत पद्धति है जो इंटरनेट के सामान्यतः बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती है, उसको क्या बोलते हैं, पैचे। अब देखो, जैसे हमारा हाईवे बना हुआ है 4 लाइन, अब उसमें गड्ढे पड़ गए हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, वापस से डामर डालना पड़ेगा उसमें। तो ठीक इसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर में बग के लिए, अब देखो सॉफ्टवेयर में त्रुटि को क्या बोलते हैं, बग, और एप्पल की त्रुटि को क्या बोलते हैं हम, बॉम्ब। मैंने क्या बताया था पहले उस टाइम कि यदि एप्पल में किसी प्रकार की त्रुटि आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉम्ब। लेकिन सॉफ्टवेयर में किसी तरह की त्रुटि आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम, बग। और बग की मरम्मत पद्धति जो कि इंटरनेट पर सामान्यतः बिना किसी शुल्क की होती है, यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर में यदि किसी प्रकार की त्रुटि यानी कि बग आ रहा है तो उसको पूरा करने के लिए किसकी मदद कर लेते हैं हम, पैच की। ठीक है, किसकी करते हैं, पैचे की, यानी कि गड्ढों की मरम्मत होती है, वैसे ही सॉफ्टवेयर की ही मरम्मत होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, पैचे, यानी कि पैचे की मदद से सॉफ्टवेयर की मरम्मत करते हैं। ठीक है, अगला था कि एक डिवाइस जिसका उपयोग असामान्य नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गेटवे। यानी कि हमने मकान बनाया और 2 अलग अलग गेट बनाए अलग अलग रास्ते जाने के लिए। तो ठीक उसी तरीके से एक डिवाइस जिसका उपयोग असामान्य, यानी कि असामान्य नेटवर्क है, अलग अलग नेटवर्क है, तो दोनों के लिए अलग अलग गेट बना दिए। तो आपको ध्यान रखना है, ये एक ट्रिक है, गेटवे। ठीक है, मैंने और उसको भी कर लिया, Ctrl Z कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब ब्रिज क्या होता है, 2 समान नेटवर्क को जोड़ता है, यानी कि एक गांव इधर है दूसरा गांव इधर है, हमको दोनों गांव को आपस में जोड़ना है, यानी कि वो गांव वाला इधर आ जाए और इस गांव वाला उधर चले जाए, तो हमको बीच में क्या बनाना पड़ेगा, एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो उसका फुल फॉर्म तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना कहूँगा कि यदि 2 समान नेटवर्क को जोड़ना है तो क्या, कौन सी डिवाइस का यूज़ करेंगे हम, ब्रिज का। और जब 2 असमान नेटवर्क डिवाइस का यूज़ करेंगे तो किसका, गेटवे का। चलो अगला चलते हैं 40 नंबर का। जो डाटा टूट फूट हो जाता है उसे पैकेट्स बोलते हैं। ठीक है, जो डाटा टूट फूट कर जाता है या पैकेट के रूप में जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, डाटा टूट फूट कर पैकेट्स बोलते हैं। राउटर की मदद से होता है, जैसे ईमेल सेंड कर रहा है तो वहाँ पर एक साथ नहीं हो पाता है। जैसे आप कोई 10 ईमेल भेजना हो तो यहाँ पर 2 ईमेल जाएंगे, 3 ईमेल जाएंगे, 4 ईमेल जाएंगे, एक साथ 10 ईमेल नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर पैकेट्स के रूप में जाता है डाटा और राउटर की मदद से होता है ये सब कुछ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब हम 40 क्वेश्चन हो गए हमारे, इधर के 16 भी हमने पढ़ लिए हैं, सॉरी इधर के नहीं पढ़े हैं, हमने एक बार और स्क्रीनशॉट ले लेता है।
तो आपको देखो सीरियल में थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैंने 2 कॉलम में बनाया। तो आप तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। हमने ऊपर तक के मैंने पूरे आपको स्क्रीनशॉट दे दिए थे, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सीरियल नंबर आप तो 100 के 92 के बाद 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और कुछ 100 डालना है, ठीक है। ले लिया इतना स्क्रीनशॉट, ठीक है। 100 आप इसको एक को क्या मानोगे 100 और 2 को क्या मानोगे 102। उसके बाद इधर चले जाना है ना ऊपर, ये 17 यानी कि 116 और फिर क्या जाएगा आपका 117। ले लिया आपने इतना स्क्रीनशॉट, 100 तक ले लिया। चलो नीचे आते हैं हम। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप तो लिख लो आपके हिसाब से, जो भी चीज़ें सामने आ रही बस नंबर डालते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। मेरे सीरियल नंबर के हिसाब से मत चलना वरना बहुत गलत हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ाता हूँ मैं। इसका ले लो, हमने इस साइड के समझ लिया, अभी इस साइड के हमारे रहे हुए हैं, ठीक है। इस साइड के हमने समझ लिए पूरे। चलो आगे ले लो, ये हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया था, ठीक है। यहाँ तक समझा दिया मैंने। चालीस तक हो गया। चलो अब हम इधर के समझते हैं। यहाँ पर हमने कहाँ तक समझ लिया था कि वेबकैम कैमरा एक हार्डवेयर होता है, ये सभी आपको पता है। स्पाईवेयर कोई मालवेयर कहा जाता है। एप्पल में बहुत में त्रुटि होती है। हफमैन कोडिंग का ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। ध्यान रखना किस कोडिंग का यूज़ होता है। हफमैन कोडिंग का गलत ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए गार्बेज प्रिंट होता है। वेबसाइट का पहला पेज ही होम पेज होता है। लाइन के अंत में जाने के लिए एंड बटन का यूज़ करते हैं। पैराग्राफ के अंत में जाने के लिए कंट्रोल+N बटन का यूज़ करते हैं। सीडी और डीवीडी डाटा स्टोर करने को बर्निंग कहते हैं। मैंने आपको बताया था सेकेंडरी डिवाइस हैं ये आपके ऑप्टिकल डिस्क हैं, सीडी और डीवीडी। तो इनमें जब डाटा स्टोर होता है यानी कि हम डाटा डालते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, हम बर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्निंग, क्योंकि बर्न यानी कि गोल गोल घूमना। चलो अगला देखते हैं हम। डिस्क पर फाइलों को स्टोर करने के लिए ऑप्टिकल मीडिया बर्निंग प्रोग्राम द्वारा उपयोग की जाने वाली एक कॉमन फाइल सिस्टम है। कौन सी है, UDF, ठीक है। कौन सी है, हमारी UDF फाइल सिस्टम है। चलो REFS का फुल फॉर्म क्या होता है, रीसाइलेंट फाइल सिस्टम। इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, REFS का रीसाइलेंट फाइल सिस्टम। UDF का पूरा नाम याद रखना है आपको, यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट। देखो यहाँ पर मैंने बताया था ऊपर आपको कि UDF एक फाइल सिस्टम होती है जो कि डिस्क पर फाइलों को स्टोर करने के लिए ऑप्टिकल मीडिया बर्निंग प्रोग्राम द्वारा उपयोग की जाने वाली एक फाइल है, कॉमन फाइल है। उसका नाम क्या है, UDF। और UDF का फुल फॉर्म देखो नीचे पूछ लिया आपसे कि यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट होता है। फेट, फाइल एलोकेशन टेबल, इसका फुल फॉर्म क्या है, फेट का फाइल एलोकेशन टेबल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है कि फेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है हमारा फाइल एलोकेशन टेबल। APFS, APFS का एप्पल का शॉर्ट क्या है आपका, APFS, ठीक है। PDF MPEG सिंगल फाइल होती है, ठीक है। यानी कि इसमें आप केवल लिख सकते हैं और MPG में केवल आप गाना सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल फाइलें होती हैं। PDF, ठीक है, PDF आप पढ़ सकते हैं, वीडियो देख नहीं सकते, ठीक है, इसलिए इसको सिंगल फाइल बोला है। APG में भी आप MP3 गाने को सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, इसलिए इनको कौन सी बोली है, सिंगल फाइल। अब जिप एक कंप्रेस फाइल होती है। जिप मल्टीपल फाइल वाले फोल्डर को ईमेल के माध्यम से सिंगल फाइल में अटैचमेंट द्वारा भेजने से इस्तेमाल किया जाता है। जिप एक कंप्रेस फाइल यानी कि 10 MB की फाइल को 8 MB की या 5 MB की भी बना सकती है। कंप्रेस यानी कि छोटी कर सकती है, ठीक है। 10 नंबर का देखो, विंडो एक्सप्लोरर में यदि प्लस नहीं है तो कोई सा फोल्डर नहीं है। विंडो एक्सप्लोरर में यदि प्लस का साइन नहीं है तो कोई सा भी फोल्डर सब फोल्डर नहीं है। अगला है 11 नंबर का, एक कंप्यूटर पर इंटरलिंक फाइलों को संग्रह को किस रूप में जाना जाता है, डाटा केबल के रूप में, ठीक है। एक कंप्यूटर फाइल इंटरलिंक फाइलों के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है, डेटा केबल के रूप में, ठीक है। एक आर्चिव फाइल एक से अधिक कंप्यूटर फाइलों को मेटा डेटा से मिलकर बनी होती है। ये क्वेश्चन आपसे सिक्योरिटी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया है कि ऐसी कौन सी आर्चिव फाइल है जो एक या अधिक कंप्यूटर फाइल और उनके मेटा डेटा से मिलकर बनी है। तो कौन सी फाइल है, वो आपकी आर्चिव फाइल है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछेगा कि ऐसी कौन सी फाइल है जो एक या अधिक कंप्यूटर फाइल और उनके मेटा डेटा से मिलकर बनी होती है, कौन सी होती है आपकी आर्चिव फाइल। चलो बेसिक फेट फाइल सिस्टम में फाइल डायरेक्टरी के नाम पर एक्सटेंशन कितने होते हैं, 3 डॉट होते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि 2003 MS Excel MS Word .doc ये आपके एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। .doc
डॉट एक्स एल एक्स, ठीक है। ये आपके एक्सटेंशन बता रहा हूँ मैं, तीन होते हैं, कितने, 3 एक्सटेंशन होते हैं यहाँ पर। फेट वही होता है आपका फेट फाइल सिस्टम, यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल, 3 एक्सटेंशन के होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। यहाँ पर संबंधित डेटा को स्टोर करने के लिए एक फाइल का उपयोग किया जाता है, जबकि फोल्डर का प्रयोग सब फोल्डर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फेट फाइल सिस्टम एक्सटेंशन से फाइल नाम को अलग करने के लिए पीरियड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था आपको, आईपी को भी अलग अलग करने के लिए एक्सटेंशन यानी कि डॉट का यूज़ किया जाता है, उसको पीरियड बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, फेट फाइल सिस्टम एक्सटेंशन से फाइल नाम को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर .doc, तो हमारा MS वर्ड की है ये फाइल, लेकिन डॉट लगाकर क्या बना दिया, उसको डॉक्यूमेंट फाइल अलग कर दी, ठीक है। चलो, कंप्यूटर के लिए निर्देशित फाइलों को क्या बोलते हैं हम, सिस्टम फाइल कहा जाता है, क्योंकि सिस्टम के अंदर की जो फाइलें हैं उनको हम निर्देश नहीं दे सकते हैं। तो कंप्यूटर के लिए निर्देशित फाइल कौन सी होती है, हमारी सिस्टम फाइल होती है। चलो, यह शायद हमारा 1 घंटे का वीडियो हो गया है। तो एक काम और करो, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिए, मैं शुरू से एक बार उनको रोक रहा हूँ ऊपर से, आप सीरियल नंबर आपके हिसाब से डालो। इसमें थोड़े अलग टाइप से बनाए हुए मैंने नोट्स, इसलिए थोड़ा गलत हो सकता है आपका, मैंने समझा दिया आपको पूरा। चलो यहाँ से ले लेना 1 नंबर से आप। देखो, जबलपुर हाईकोर्ट 2021 जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर 1 लाइन आंसर, ठीक है। फटाफट ले लेना, 2-2 सेकंड के लिए रोकूंगा मैं आपके लिए। ले लिया आपने 1 से 19 तक। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना ले लो। ठीक है, आगे लगते हैं। इतना ले लो। आप इनको लिख सकते हैं सीरियल से ही, है ना, समझ सब लिया अपन ने, देख लिया एक बार वीडियो। और आप सभी से मेरी एक विनती है कि जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसमें आप रेड पेन से अलग से स्टार लगा लें, या फिर कुछ ऐसा सिंबल बना लें। आप मेरे से कोचिंग में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, 82 ना, 82 तक लेना है आपको। उसके बाद चलो इतना ले लो। देखो भैया, यही क्वेश्चन आपको पूरे CPCT एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि जिसने ये 600 क्वेश्चन छोड़ दिए, लापरवाही कर ली या फिर टाल दिए इनको, उनसे CPCT एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इनको आपको बिल्कुल याद रखना होगा कि यदि कोई ने पूछ लिया कि ऐसी कौन सा टेम्परेरी डाटा के लिए होता है, तो कौन सी टेम्परेरी डाटा को रखने के लिए किसका यूज़ करते हैं, टेप का, ठीक है। किसी ने पूछ लिया कि नेटवर्क लेयर पर कौन कौन काम करते हैं, राउटर और स्विच, ये नहीं पता आपको, तो फिर आप एग्जाम में कैसे लगाओगे आंसर, बताओ मुझे। चलो, डिस्कशन तो चलता रहेगा, हम एग्ज़ाम निकालना है, कैसे भी निकालो एग्ज़ाम आप। इनका ले लो। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि आपको मेहनत करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इतनी अच्छी कोचिंग मिली है जो CPCT एग्ज़ाम का सारा नॉलेज रखती है, बिल्कुल आपको हर दिन मोटिवेट करती है, आपके लिए इतना प्रयास करती है, ठीक है। ले लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो, डीमोटिवेट कभी नहीं होना अपने आप में, हमेशा मोटिवेट बन के रहो, खुद का मोटिवेट बनो, खुद से मोटिवेशन हो। पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। 50 क्वेश्चन याद कर लो, लिख लो, उसके बाद एक गाना कोई सा भी सुन लो अच्छा मज़ेदार जो आपको पसंद हो, बढ़िया ईयरफोन तेज़ आवाज़ करके, फिर वापस बैठ जाओ 5 मिनट बाद, फिर 50 क्वेश्चन याद करो, फिर लिखो, फिर एक गाना सुन लो। देखो, मैं जो पढ़ाई करता हूँ, मेरा जो तरीका है वो ठीक इसी तरीके से है। मैं कभी भी एक साथ पूरी चीज़ें नहीं पढ़ता हूँ, और जो भी चीज़ें पढ़ता हूँ उनको याद करने के बाद ही, फाइनल करने के बाद ही उन चीज़ों पर आगे बढ़ता हूँ। ये नहीं कि एक बार में 600 क्वेश्चन पढ़ तो लिए, देख लिए, ख़त्म काम, लिख लिए, कोई काम के नहीं। लेकिन यदि वो 600 क्वेश्चन में से यदि आप 100 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से याद करते हो, तो वो आपका प्लस पॉइंट है कि आपको 10 नंबर में से यदि वो क्वेश्चन आ गए आपको, तो आप 6 या 7 या 8 नंबर लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए जो भी चीज़ें पढ़ो उनको परफेक्ट करो, काम छुटाने वाला या काम चलो वाला काम नहीं करना है अपने को, ठीक है। चलो आगे ले लो।
देखो बोलने को तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि करना आपको है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मोटिवेट कभी मत हो, केवल बस अपना काम करता जाओ, जो सामने वाला बोल रहा है उसे आप कंप्लीट करते जाओ, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए। ठीक है, दुनिया में बोलते सभी हैं लेकिन कराता कोई नहीं है। दुनिया में सब ज्ञान देने वाले हैं, साथ देने वाला कोई नहीं है, ये मेरी बात ध्यान रखना हमेशा। चलो यहाँ तक ही मैंने पढ़ाया है आज। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो 1 घंटे 5 मिनट 15 सेकेंड का हो गया है, तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप आज क्या वार हो गया है, आज आपका हो गया है मंगलवार। तो ये चीज़ आपकी मंगलवार यानी कि कल वीडियो डलेगा, कल मॉर्निंग में। ठीक है, यानी कि कल डल जाएगा। तो आप एक काम करिए, मंगलवार और बुधवार 2 दिन में दे रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन के लिए। तो आपकी ये कोशिश रहना चाहिए, मेरी आपसे ये आशा है कि आई होप आप इनको 2 दिन में याद भी कर लेंगे और लिख भी लेंगे। ठीक है, तो परसों मैं इन चीज़ों को पूछ लूँगा और 2 दिन बाद फिर मैं इनके अगले जो MCQ है यानी कि 1 लाइन क्वेश्चन है इनको डालूंगा और आप याद कर लेना। देखो ज़्यादा लोड नहीं लेना अपने को, अभी अपने एग्ज़ाम 3 मार्च को है, तो आपके इतने क्वेश्चन लिखा जाए काफ़ी में, याद हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो डालेंगे, अगला वीडियो। तो धन्यवाद आप सभी का, और ये इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो CBCT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम, जो कि CBCT एग्ज़ाम महामैराथन होगी 2 घंटे की, वो 2 घंटे की वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें पूरा क्लियर कर देंगे हम। तो आज का वीडियो बस यहीं रोकता हूँ मैं, 1 घंटे 6 मिनट का यह वीडियो हो गया है, तो शायद आप बोर भी हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। CBCT एग्ज़ाम मैराथन की 15 नंबर की क्लास होगी, जो 15 नंबर की क्लास होगी। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का, रितेश गौर की ओर से। जय हिंद, जय भारत।